लिटिगेशन में नए स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर अभी हमारे पास काम भी आना चालू कर दिया, बट हम क्लाइंट से अपनी फीस कैसे चार्ज करें। जिस चीज का हम इतना मिनिमम चार्ज करते हैं, दूसरे एडवोकेट इसका बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। ये उनके दिमाग में ऐसे बने रहता है। तो देखिए, लिटिगेशन में आप सबसे पहले किसी भी एडवोकेट से आप अपनी खुद की कंपेयर मत कीजिए। कौन क्या करता है, कैसा करता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो आपको नहीं पता है। तो उस कंडीशन में आप ये मत सोचिए कि उसने उस केस का इतना चार्ज किया तो मैं भी इतना चार्ज करूंगा। अगर आप ऐसे थिंकिंग लेके चलोगे इसमें, तो आप क्लाइंट आपसे चला जाएगा, वो आपसे काम करवाएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी इतनी फीस हाई फाई सुनने के बाद। देखिए, आप सबसे पहले क्लाइंट को सर्विसेज देना चालू कीजिए। जैसे अक्सर सीनियर एडवोकेट अपने ऑफिस से बुलाते हैं, आप क्लाइंट को बोल सकते हो आप जहां बोलिए हम वहां पे आपसे मिलने के लिए आ जा सकते हैं, आपको हम केस के बारे में काफी ब्रीफिंग कर सकते हैं। बट उस कंडीशन में सर मेरी ये मिनिमम आपके पास आने का चार्जेस रहेगा, जिसमें हम आपको सारे केस के फैक्ट्स बताएंगे। और साथ ही साथ अगर आप ये मुझे काम देते हो तो डेट टाइम ऑफ जब आप मुझे काम दोगे और जो हमारा लमसम फीस डिसाइड होगा, उस फीस में आपका ये पैसा भी हम थोड़ा इसमें माइनस कर देंगे। और आप एक चीज ट्राई कीजिए कि आप लमसम फीस में न जाइए। आप ड्राफ्टिंग का अलग से चार्ज कीजिए, पर डेट के हिसाब से अलग से लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन का अलग से लीजिए, फाइलिंग का अलग से। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके आप जाते हो ना, तो क्लाइंट आपको देने में कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लमसम के चक्कर में अटकते हो तो उस कंडीशन में क्लाइंट भी आपके हाथ से चला जाता है, और ना तो आपको फीस मिलती है और ना फिर क्लाइंट आपके पास रहता है। तो मैंने अपने स्टार्टिंग दिनों में ऐसा ही शुरुआत किया। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। आप लिटिगेशन में प्रैक्टिस करते हो अपनी खुद की, तो उस कंडीशन में खास करके जो नए स्टूडेंट हैं, मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है जो अपने क्लाइंट को डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपका केस खत्म करवा के दे देंगे, ऑर्डर आपके फेवर में ही होगा, आप मुझे इतना चार्ज करो। देखिए क्या होता है ना, कोर्ट लिटिगेशन में आप किसी भी केस के रिगार्डिंग आप किसी को टाइम नहीं बता सकते हो। ये कहने की बात है कि हम आपका कोई भी मैटर है 2 से 3 डेट में खत्म कर देंगे। अगर आप ऐसे करके काम लेते हो और आगे चल के आप वो चीज फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा आगे चल के। क्योंकि लिटिगेशन में टाइम, ऐसा जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो टाइम नहीं बताते हैं, और बता भी नहीं सकते। कभी कोर्ट नहीं बैठती, कभी अपोजिट का एडवोकेट नहीं आया है, या कभी उनके कोई स्टाफ के मेंबर्स नहीं आए होते हैं। तो उस कंडीशन में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप कोई भी केस लेते हो तो आप क्लाइंट को कोई भी फेक प्रॉमिस ना कीजिए कि हम आपको इतने टाइम में आपका केस खत्म कर देंगे, आप इतना पैसा दोगे तो ऑर्डर अपने फेवर में आ जाएगा। ऐसा कोई भी फेक प्रॉमिस आप काम लेने के चक्कर में क्लाइंट को ना करें। ऐसा अगर आप करते हो तो आगे चल के आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। आज के टाइम कोर्ट में सिविल मैटर्स, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग केसेस काफी देखने को मिल रहे हैं, और जिसमें एक चीजें काफी कॉमन देखने को मिली। जैसे जो प्रॉपर्टी का मैटर होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि पिताजी की प्रॉपर्टी थी, अभी उनकी डेथ हो गई, अब बच्चों के हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए, हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिताजी ने कोई भी बिल बनाया नहीं था। और अगर पिताजी ने कोई बिल बनाया था तो अगर उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर नहीं किया है तो भी उसमें काफी ज्यादा विवाद होने लगते हैं। और फिर ये पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी में आपके दूर के रिलेटिव्स भी
क्लेम करते हैं कि ये हमारी भी इसमें हिस्सेदारी है, और उस कंडीशन में ये मैटर्स सिविल नेचर के होते हैं जो कोर्ट में आ जाते हैं, जिससे ये मैटर्स सालों साल चलते हैं। तो मेरा आपसे ये ओपिनियन था कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस कंडीशन में आप उसको एक विल बना के रखिए। आपके बच्चे कितने हैं, किसको क्या प्रॉपर्टी देना है, कितना परसेंट, उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन करवाइए, और साथ ही साथ उस बिल को रजिस्टर करवा के ही रखिए अपने पास। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कल को आपके जाने के बाद आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके विवाद होना ही है, क्योंकि आज के टाइम सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी के मैटर्स डे बाय डे कोर्ट में देखने को बहुत मिलते हैं। तो इसलिए आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका एक विल बना के आप अपने पास अगर रखते हो, किसको आप कितना परसेंट देना चाहते हो, और उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करवा देते हो, तो उस कंडीशन में कल को आपके जाने के बाद आपके परिवार में या आपके बच्चों में आपस में प्रॉपर्टी को लेके कोई भी विवाद नहीं होगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन में बेसिक अंतर क्या है? ज्यादातर लोगों को समझ में आता है कि ये दोनों एक ही है। बस जो मेडिएशन का पार्ट होता है ना, ये कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट के आदमी को अपॉइंट कर किया जाता है इसमें मेडिएशन के रिगार्डिंग, जो दोनों पक्षों की बात सुनता है और उन दोनों पक्षों के बीच में वो सेटलमेंट करता है दोनों पक्षों की सहमति को लेके। बट आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। वो पूरा कोर्ट प्रोसीडिंग, जैसे आप केस फाइल करते हो, आपका क्रॉस होगा, फिर आपका विटनेस एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है इसमें। तो ये आर्बिट्रेशन का जो पार्ट होता है ये पूरा कोर्ट प्रोसीडिंग जैसे चलता है। मेडिएशन में दोनों पक्षों के सुनने के बाद अपना फैसला किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, बट आर्बिट्रेशन में जजमेंट पास हो सकता है। तो ये बेसिक नेचर के जो अंतर है इन दोनों में, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन में। भी सब आपको कॉलेज के दौरान अगर आप सीख लेते हो या आप अपने कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हो, तो ये कल को आपको प्रैक्टिस में बहुत ही बेनिफिट होने वाला। साथ ही साथ आप स्टार्टिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे जूनियर्स मैंने देखे हैं, कहीं 6 महीने प्रैक्टिस किए, 3 महीने किए, 4 महीने। देखिए स्टार्टिंग में ना आप ऐसे कोई ऑफिस ज्वाइन करो जहां पे आप एक टाइम तक 2 साल मिनिमम कम से कम वहां पे आप दे सको, तब जाके तो आपको कुछ समझ में आएगा लॉ का बेसिक पॉइंट क्या है। और अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने में आप इधर से उधर घूम रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि नहीं हो पा रहा हमसे और हम नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप ऐसी ऑफिस ज्वाइन करो जहां पे लॉट्स ऑफ वर्क, फैमिली, सिविल, क्रिमिनल, नारकोटिक्स, मतलब ईच एंड एवरी टाइप के केसेस जो भी ऑफिस में आते हैं इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस में, आप वो सब चीजें देखिए, और फिर उससे ही आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग किसमें कितना चलता है। ऐसे आप घर बैठे आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे क्रिमिनल एडवोकेट बनना है या फिर मुझे सिविल का एडवोकेट बनना है। उसके लिए तो आपको पहले कोर्ट आना पड़ेगा, कोर्ट में देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, प्रोसीडिंग कैसे चल रहा है। उस हिसाब से आपको आगे चल के अपनी भी खुद की प्रैक्टिस शुरू करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप लॉ पास आउट हो चुके हो और अब आपको लिटिगेशन में आना है, तो आपको डे 1 से अपने सोसाइटी में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में, या जो भी आपके आजू बाजू में है, आपको उनके साथ में भी एक अच्छा गुडविल बना के चलना होगा। और आपको
वहां से भी अपने कॉन्टेक्ट जनरेट करने होंगे। आपके एरिया के जो नगर सेवक हैं, जो सांसद और विधायक हैं, अगर आपका कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन होता है तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। पुलिस आपको अरेस्ट कर दी है कोई भी क्राइम के रिगार्डिंग, या आपके ऊपर उसे शक है, तो उस कंडीशन में भी आपको पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई फंसा रहा है और आपने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था, जानबूझकर उसमें आपका नाम डाल दिया गया, तो उस कंडीशन में आप अपने एडवोकेट को उस पूछताछ में लेके जा सकते हो, और ये आपका बेसिक राइट है जिसमें आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है। जैसे हमारा जो BNS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें है सेक्शन 38, जिसमें क्लियर डिफाइन किया गया है अगर पुलिस आपको किसी भी केस के रिगार्डिंग आपसे पूछताछ करने के लिए बुलाती है तो आप अपने मन चाहे एडवोकेट को अपने साथ में ले जाके उस पूछताछ के दौरान आप उनको अपने साथ वहां पे बैठा सकते हो, या वो देखने के लिए उस पुलिस स्टेशन में दूर बैठ सकते हैं, पूरे पूछताछ में नहीं, बट फिर भी आप उनके साथ में जाना और अपने एडवोकेट के साथ में वहां पे आना, और पूछताछ में भी आप पुलिस के साथ में इंटरफेयर कर सकते हो। ये आपका बेसिक राइट है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जो स्टूडेंट 5 साल के LLB या 3 साल के LLB करने के बाद अपना करियर लॉ फील्ड में, खास करके लिटिगेशन में बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो स्टार्टिंग में उनसे ये कुछ गलतियां होती हैं वो आप गलती ना करें तो अच्छा होगा। सबसे पहले, अगर आपके पास 5 साल के आप लॉ कर रहे हो तो ठीक है, आपने स्टार्टिंग के 2 साल कॉलेज गए, पढ़ाई किया, वो समझ में आता है, लेकिन आपका जैसे 2 साल कंप्लीट होता है, आप तीसरे ईयर्स में आते हो, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। आपको जब भी मौका मिले आप कोर्ट आना चालू कर दो, किसी ना किसी सीनियर को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और साथ ही साथ आपको लगता है अभी तो मेरी पढ़ाई चालू है और अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो उस कंडीशन में आपके पास टाइम भी चला जाता है और फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो आज हम इसी पे ऐसा चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप जब स्टार्टिंग के 2-3 साल तो ठीक है, उसके बाद जैसे कॉलेज में मूड कोर्ट, फिर प्रेजेंटेशन, आपका वाइवा, सेमिनार, ये जो कुछ भी होता है ना, इसमें भी आपका फुल सपोर्ट होना चाहिए इसको इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कोर्ट में यही सब लगने वाले हैं। अगर आपने मूड कोर्ट अच्छे से किया है, ना कि मैं बोलूंगा जीतने के लिए कॉलेज में, बट अगर आप मूड कोर्ट करते हो, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा देते हो, वाइबा, तो ये कल को आपको कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान भी काफी बेनिफिट होंगे। और साथ ही साथ आप जैसे लॉ पास आउट करते हो तो आप बिना सोचे सबसे पहले तो आप कोर्ट में आना चालू कर दो। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि हम हाई कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, कोई बोलता हम सुप्रीम कोर्ट से। AIBE जो ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग का पेपर 2025 में होने वाला है, इस बार ये 20वां पेपर होने वाला है, जिसमें हमारे लॉ ग्रेजुएट जो पास हो चुके हैं या जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, ये पेपर उनके लिए है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पासिंग मार्क जो है, इसमें आउट ऑफ 100 में 45 नंबर पासिंग मार्क है। तो इसमें आपको सबसे इजी तरीका है पास होने के लिए, आपको कम से कम 6 डायरेक्ट में आप उससे पास हो सकते हो। जैसे पहला आपको कॉन्स्टी से आपको 10 मार्क के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे।
फिर हमारा आईपीसी है जो अभी चेंज हुआ है, भारतीय न्याय संहिता। इसमें से आपको 8 नंबर तक के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। फिर सीआरपीसी में जो 10 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। उसके बाद सीपीसी में भी 10 नंबर के क्वेश्चन और एविडेंस इसमें भी 8 नंबर के क्वेश्चन। और लास्ट अपना फैमिली लॉ, अगर आप फैमिली लॉ से भी आपको 8 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इन 6 डायरेक्ट से ही आपको 54 नंबर तक आ जाएंगे। और उसके बाद आप कुछ तुक्का भी मारते हो ना, तो वो भी आपका कुछ भी सही हुआ तो आपको फेल होने की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें टोटल 19 सब्जेक्ट्स से आने वाले हैं, बट अगर आपको सिर्फ इसमें पास होना ही मैंडेटरी है, इसमें परसेंटेज वाइज ऐसा कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अगर आप ये 6 डायरेक्ट्स देख के जाते हो या इसको अपने साथ लेके जाते हो, तो उस कंडीशन में भी आपको पास होना बहुत ही इजी जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको एआईबी में फेल होने की कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत इजी तरीके से पास हो जाओगे और आप ये 6 डायरेक्ट से ही अराउंड 54 नंबर तक अचीवमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें कोई भी माइनस मार्किंग जैसा सिस्टम नहीं है। थैंक लिटिगेशन में खास करके इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस एडवोकेसी में जो न्यू बच्चे अपनी खुद की इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो उनका शुरुआती दिनों में ये होता है कि हम सिर्फ सिविल मैटर्स लेंगे या फिर हम क्रिमिनल मैटर लेंगे या फिर हम फैमिली मैटर्स लेंगे, बाकी हम कोई भी ऐसे मैटर्स नहीं लेंगे। तो देखिए, अगर उस कंडीशन में आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो तो स्टार्टिंग के दौर में आपको जो भी काम मिलते हैं, शुरुआती दिनों में आपको जो भी काम मिलते हैं उसे आप चुपचाप अपना काम चालू कर दीजिए। और जैसे जैसे आप उस फील्ड में पुराने होते जाओगे और जिस भी लाइन में आपको ज्यादा काम मिलते जाएगा, उसी हिसाब से आप उस लाइन के स्पेशलिस्ट होते जाओगे। बट आप अगर शुरू से ये डिसाइड कर लिए हो कि मुझे यही काम करना है, इसके अलावा मुझे दूसरा कोई भी काम नहीं लेना है या मैं और भी कोई काम नहीं लूंगा, तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग के दौर में जो प्रैक्टिस में आते हैं उनके लिए काफी टफ जाएगा। और जिससे फिर टाइम ऐसा होता है कि कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऑफिस का रेंट इतना आ रहा है, हमारे खुद के एक्सपेंसेस इतने बढ़ रहे हैं, और उस कंडीशन में वो धीरे धीरे लिटिगेशन से हटने लगते हैं। तो ये भी सब काफी देखने को मिलता है, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको शुरुआत दिनों में जो भी काम मिलते हैं आप उससे सब काम कीजिए। मैरिज इज डन, नाउ डाइवोर्स इज ओवर, कैन द हस्बैंड अवॉइड पेइंग मेंटेनेंस एलिमनी आफ्टर डाइवोर्स? Let me tell you that in section 125 CRPC, which is a part of maintenance, and in the section 144 of the new law BNSS, which has been passed recently, it has been said that if there is a divorce between husband and wife is completely depend on the husband and his qualification is a very less, or he does not do this work, then in that condition the husband will have to give maintenance alimony to the wife. Or is it the wife does not get married to another person, or she is able to bear the expenses herself or started working somewhere, then you will get the sum amount which will occur even after the marriage. The liability is not done. Then share this video. Marriage is done, now divorce is over, but husband avoid paying maintenance alimony after